हेलो फ्रेंड्स, द सरकारी स्कूल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे नवोदय विद्यालय समिति लैब अटेंडेंट का प्रीवियस ईयर का पेपर। तो आज हम इसका साइंस सेक्शन करने वाले हैं, ठीक है, जो कि दो पार्ट्स में डिवाइड होगा क्योंकि साइंस सेक्शन के 60 क्वेश्चन है तो एक वीडियो में कर पाना तो पॉसिबल नहीं है, बट हम 30-30 करके करेंगे इनको कंप्लीट। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं हम अपने साइंस सेक्शन की तरफ। तो देखिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, इन वेरी कोल्ड क्लाइमेट सम पीपल कीप बर्निंग कोल इन एन एंगीटी इनसाइड द क्लोज रूम टू कीप देमसेल्फ वार्म। आफ्टर सम टाइम पीपल इनसाइड द रूम स्टार्ट फीलिंग सफोकेटेड, विच मे बी द कॉज ऑफ दिस, वट मे बी द कॉज ऑफ दिस। तो इसका मतलब हुआ कि जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो उस टाइम पे जो लोग होते हैं वे अंगीठी जलाते हैं अपने घरों में, ठीक, कमरे में को गर्म करने के लिए, मगर कुछ देर के बाद उस कमरे में रहना मुश्किल हो जाता है क्योंकि वहाँ पे सफोकेशन हो जाती है। तो इसका क्या कोज हो सकता है? तो देखिए, अंगीठी में यूज करते हैं हम कोल, और कोल में होता है कार्बन। ठीक, तो जब कार्बन जलता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो दो ही चीज बनेगी, या तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, ठीक, या फिर आपकी बनेगी कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर आपकी मात्रा, ऑक्सीजन की मात्रा एकदम सफिशियंट है, बहुत सारी ऑक्सीजन है आपके पास, तब तो आपकी बनती है कार्बन डाइऑक्साइड। मगर अगर जब ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है तब आपकी बनने लग जाती है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि है बहुत ज़्यादा जहरीली गैस। तो देखिए, जब आप कमरे में होंगे, स्टार्टिंग में तो आपके पास काफ़ी सारी ऑक्सीजन है कमरे में, ठीक, मगर जैसे जैसे अंगीठी जलेगी तो ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाएगी क्योंकि अंगीठी में जो कोल है वो पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, ठीक, मगर बाद में धीरे धीरे कार्बन मोनोऑक्साइड बनाने लग जाएगा। तो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है एक जहरीली गैस जो कि ऑक्सीजन से 300 गुना ज़्यादा सोल्यूबल होती है हमारे ब्लड में, हेमोग्लोबिन में, जो कि ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देती है हमारी बॉडी में, जिससे हमें सफोकेशन होने लग जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर है कार्बन प्रेजेंट इन कोल burning in insufficient supply of oxygen in closed room to produce carbon monoxide which causes suffocation and choking। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसका। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, नायलॉन इज यूज्ड फॉर मेकिंग सॉक्स एंड स्टॉकिंग्स, विच प्रॉपर्टी ऑफ नायलॉन इज पुट टू यूज हेयर। तो जो नायलॉन होता है, ये एक तरह का फाइबर होता है, तो ये यूज किया जाता है सॉक्स बनाने के लिए और स्टॉकिंग्स बनाने के लिए। तो कौन सी प्रॉपर्टी नायलॉन की यहाँ पे यूज की जाती है जिसकी वजह से ऐसी ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है नायलॉन की जो कि जिसकी वजह से इसे सॉक्स बनाने में यूज किया जाता है? तो देखिए, सॉक्स हमारी होनी चाहिए इलास्टिक, ठीक, इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शन जैसे कि रिंकल रेजिस्टेंस, कोई ये तो नहीं होगा। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं। लो वाटर रिटेंशन, वाटर का कोई मतलब नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हाई इलास्टिसिटी। तो हाई इलास्टिसिटी की वजह से नायलॉन यूज किया जाता है सॉक्स बनाने में। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स इज इन यूकारियोट्स बट नॉट इन प्रोकारियोट्स। फॉलोइंग में से कौन सा ऑर्गेनेल्स यूकारियोटिक सेल्स में तो होता है बट प्रोकारियोटिक सेल्स में नहीं होता? अब देखिए, सेल्स आपके दो टाइप के होते हैं, ठीक है, तो टू टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं हमारे, ठीक, एक होते हैं आपके यूकारियोट्स, ठीक, और दूसरे होते हैं आपके प्रोकारियोट्स, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी में। तो जो यूकारियोटिक सेल्स होते हैं उनमें वेल डिफाइंड ऑर्गेनल होता है, इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, ठीक, बट प्रोकारियोट्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? न्यूक्लियस, यानी कि यूकारियोट्स में न्यूक्लियस होता है बट प्रोकारियोट्स में न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द एवरेज डेली एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ ए फैमिली is 15,000 kilojoule in the month of March. If this family uses wood as domestic fuel, then how much wood is required by this family to meet their energy demand for the entire month, given that the calorific value of wood is 20,000 kilojoule per kg। तो देखिए, ये आपका न्यूमेरिकल आ गया अब, ठीक है। जो बच्चे पूछ सकते हैं कि न्यूमेरिकल्स आते हैं या नहीं आते, तो देख लीजिए न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, ठीक है, फिजिक्स का न्यूमेरिकल आपका। अब हम देखते हैं, तो क्या क्या रखा है इस क्वेश्चन में। द एवरेज डेली यूज, यानी कि एक दिन में, ठीक है, एक फैमिली की हो जो एनर्जी चाहिए वो है 15,000 किलो जूल। तो ये हो गया वन डे का, एक दिन में कितनी चाहिए, एक दिन में वो यूज कर लेते हैं 15,000 किलो जूल, ठीक है। हाँ, डेली का ही है ना, हाँ डेली का ही है। इफ दिस फैमिली यूजेस वुड एट डोमेस्टिक फूड, अगर वो लकड़ी का यूज करते हैं डोमेस्टिक फ्यूल के रूप में, देन हाउ मच वुड इज रिक्वायर्ड बाय दिस फैमिली टू मीट देयर
तो हमें बताना है कि भाई पूरे मंथ में वो कितना यूज़ करेंगे, कितना केजी वुड का यूज़ कर लेंगे। अगर कैलोरीफिक वैल्यू वुड की क्या है, 20,000 किलो जूल पर केजी है। तो देखिए आपकी एक दिन में कितनी चाहिए, 15,000। मार्च का मंथ है तो मार्च के मंथ में कितने दिन होते हैं हमारे, 31 दिन होते हैं। ठीक है, तो अ, पूरे मार्च में कितना चाहिए होगा, 15,000 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं इससे, 31 से। ठीक, तो कितना हो जाएगा हमारा, 15 3 जा 450, और एक ये हो गया आपका 465, यानी कि 46500 ठीक है, यही होगा आपका किलो जूल में। ठीक, तो ये पूरे महीने की हो गई इतनी एनर्जी, यानी कि इतनी एनर्जी हमें पूरे महीने में चाहिए। ठीक, तो और जो वुड की कैलोरीफिक वैल्यू है वो इतनी है, 20,000 किलो जूल। तो हमें कितनी लकड़ी चाहिए होगी, तो देखिए वुड की कितनी है, 20,000। आप क्या करो, सिंपल इसको, इस 4,65,000 को, ठीक, आप डिवाइड कर दो जिससे, इसी कैलोरीफिक वैल्यू से, यानी कि लकड़ी की कितनी जरूरत, 20,000 20,000 किलो जूल पर केजी। ठीक, तो देखिए आपकी 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगी। ठीक है, इसके बाद अगर आप इसे आगे सोल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 23.25 केजी। ठीक है, तो ये लकड़ी आपको, इतनी लकड़ी आपको चाहिए होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा 23.25। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रेन्यूएबल, नेचुरल नॉन रेन्यूएबल रिसोर्स। ठीक, तो इनमें से कौन सा प्राकृतिक नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज है। देखिए रेन्यूएबल रिसोर्सेज वे रिसोर्सेज होते हैं जो दोबारा से प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, जो दोबारा से बन जाते हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी है, वो कभी खत्म नहीं होगी, वो दोबारा हर दिन हमें मिल जाती है। ठीक, विंड है, विंड भी एक रेन्यूएबल रिसोर्स है, सोलर एनर्जी रिन्यूएबल रिसोर्स है, सोयल भी हमारी एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज आती है। ठीक है, मगर जो मिनरल्स होते हैं, जो हमारी धातुएं होती है, यानी कि जो सॉरी धातु नहीं, जो हमारी खनिज पदार्थ होती है, ठीक, वे नॉन रिन्यूएबल होते हैं, यानी कि अगर वे एक बार खत्म हो गए तो उन्हें बनने में करोड़ों साल का समय लग जाता है, करोड़ों अरबों सालों का समय लग जाता है। ठीक, तो नेचुरल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या हुआ हमारा, मिनरल्स। ठीक है, ये नेचुरल भी है और नॉन रिन्यूएबल भी है। इसके बाद चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ह्यूमन एम्ब्रियो बिकम अ फीटस व्हेन। ह्यूमन एम्ब्रियो फीटस कब कहलाया जाता है। तो ह्यूमन एम्ब्रियो फीटस जब कहलाते हैं जब उसका एक से और उसके चारों लिम्स विजिबल हो जाते हैं, जब उसके दिखने लग जाते हैं, तब उसे हम फीटस कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड, इट डेवलप्स अ हेड एंड और फोर ऑल फोर लिम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ अ ह्यूमन बेबी। तो यानी कि ह्यूमन बेबी का जो लिंग होता है, कि वो फीमेल होगा या मेल होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा। तो देखिए हमें पता है कि जो ह्यूमन जो होते हैं, तो उनका जो लिंग होता है, उनका जो सेक्स होता है, वो क्रोमोसोम्स पे डिपेंड करता है। अगर एक्स वाई होगा आपका, तब तो वो होगा मेल। ठीक, बट अगर एक्स एक्स हो जाते हैं उनके क्रोमोसोम्स, तब वो क्या होते हैं, फीमेल होते हैं। ठीक है, आपको पता है कि फीमेल में एक्स एक्स होते हैं और मेल में एक्स वाई होते हैं। ठीक है, तो इनमें से अगर मेल और फीमेल के अगर एक्स एक्स क्रोमोसोम बनते हैं, तब तो हमारी क्या होती है, फीमेल, यानी कि बेबी गर्ल। ठीक, बट अगर वाई और एक्स मिल जाते हैं, तब हमारा होता है मेल। ठीक है, ये कब होगा, एक्स और जब वाई क्रोमोसोम्स आपके मिल जाएंगे। ठीक, तो ये किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन वेदर द फादर हैज मोर वाई कंटेनिंग स्पर्म्स। ठीक है, क्या फादर में ज़्यादा वाई कंटेनिंग स्पर्म्स है, तो नहीं, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। तो ये एक्चुअली क्या होता है कि ये एक मैटर ऑफ चांस होता है। ठीक है, ये किसी भी और फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं करता, ये टोटली एक किस्मत पे डिपेंड करता है, मैटर ऑफ चांस होता है कि मेल होगा या फीमेल होगी। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा ये क्वेश्चन, व्हेन अ प्लास्टिक comb is rubbed with dry hair, hair is said to acquire dash charge, and when a balloon is rubbed with a piece of woolen cloth is said to acquire dash charge। तो देखिए जब भी हम ड्राई हेयर पे कोम्ब को रब करते हैं, ठीक है, तो जो हेयर होते हैं हमारे, तो हेयर्स में आता है हमारा पॉजिटिव चार्ज,
और जो कोम्ब होगा उसमें आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। एक्चुअली क्या होता है कि इन दोनों में ये हमें कैसे पता चलता है कि किस में क्या जाएगा, नेगेटिव या पॉजिटिव। तो एक में अगर नेगेटिव चार्ज तो दूसरे में पॉजिटिव जाता है, ठीक है। और हमें पता कैसे चलेगा कि वो चार्ज हो गया है? वो चार्ज ऐसा होता है जब भी हम उन्हें टच करते हैं, जब रब करते हैं, उसके बाद उनमें स्टैटिक एनर्जी, आपने देखा होगा कई बार चिंगारी सी निकलती है, तो वो क्या होता है? एक्चुअली स्टैटिक एनर्जी होती है, ठीक है। और स्टैटिक एनर्जी आने का मतलब है कि चार्ज का ट्रांसफर हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ है, ठीक है। तो एक में आपका चलता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और व्हेन ए बैलून इज रब विद अ पीस ऑफ वुलन क्लॉथ, तो वुलन क्लॉथ में भी आपका क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजुअली द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय अ ड्रम हैज अ डैश एंड डेट डेट प्रोड्यूस्ड बाय अ व्हिसल हैज अ डैश। तो देखिए, जो ड्रम होता है, ठीक है, ड्रम का हमें बताना, ऑप्शंस में से हम देखना है कि भाई ऑप्शन से हम इसे देखेंगे, हाई पिच लो पिच, तो यानी कि यहाँ पे पिच की बात हो रही है। तो जो ड्रम होता है, ड्रम की आवाज़ कैसी होती है? भारी आवाज़ होती है, ठीक है, हैवी साउंड होती है ड्रम की, ठीक। तो हैवी साउंड जब भी होगी आपको याद रखना है कि उसकी पिच हमेशा लो होती है, ठीक है, लो पिच। पिच क्या होता है? पिच आप पढ़ेंगे, कहाँ गया, नीचे चला गया। हाँ जी। तो पिच क्या होती है? पिच होती है श्रिलनेस ऑफ वॉइस, यानी कि जो ध्वनि है हमारी वो कितनी तीखी है, वो हमारे हम पिच से बताते हैं, ठीक है। जितनी ज़्यादा तीखी आवाज़ होगी, जैसे होती है ना गर्ल्स की तीखी आवाज़ होती है और बॉयज़ की थोड़ी गाढ़ी आवाज़ होती है, ठीक। तो जितनी ज़्यादा तीखी आवाज़ होगी उतनी हाई पिच होती है, ठीक है। और जितनी ज़्यादा भारी आवाज़ होती है, ठीक है, यानी कि हैवी वॉइस होती है, उतनी ज़्यादा लो पिच होती है, ठीक। तो अगर आपकी तीखी होगी तो यानी कि हाई पिच, और भारी आवाज़ है तो ड्रम की भारी होती है, तो इसीलिए उसकी लो पिच होगी। और जो विसल होती है हमारी सीटी, उसकी होती है श्रिल वॉइस, यानी कि तीखी आवाज़, तो उसकी होती है हाई पिच, ठीक। तो ये हमारा आंसर हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ इज अबाउट डैश लाइट मिनट्स। क्या क्या रखा है कि जो सन का डिस्टेंस है वो अर्थ से कितना लाइट मिनट्स दूर है। आपने लाइट ईयर पढ़ा होगा, यहाँ पे लाइट मिनट्स की बात है। लाइट मिनट्स यानी कि एक मिनट में लाइट कितना दूर ट्रेवल कर जाती है, ठीक। तो हमारे जो सन से अर्थ तक आने में, ठीक, जो लाइट को जो टाइम लगता है वो लगता है 8 मिनट और कुछ 25-26 सेकेंड लगते हैं, 24 सेकेंड, ठीक है। रिकॉर्ड में कर नहीं पा रहा हूँ, कुछ इतना ही है, बट इसमें क्या होगा आपका 8, ठीक है। तो 8 मिनट लगभग लग जाती है सन से अर्थ तक लाइट को पहुंचने में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 8। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या रखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑनगोइंग टास्क इन एग्रीकल्चर, ठीक। ऐसा कौन सा टास्क है जो कि चलता रहता है एग्रीकल्चर में? ऑनगोइंग मीन्स जो चलता रहता है, ठीक। ये आपको पूरी फसल के दौरान ये करते रहना पड़ेगा। तो ऐसा टास्क सोइंग, सोइंग का मतलब होता है कि जब हम बीज डालते हैं खेत में तो उसे सोइंग बोलते हैं। टिलिंग, प्लफिंग, टिलिंग और प्लफिंग यानी कि मतलब होता है इसका कि मिट्टी को ऊपर नीचे करना, जिसकी वजह से उसके जो नीचे के न्यूट्रिएंट्स हो जाते हैं वे ऊपर आ जाते हैं, ठीक। प्लफिंग, प्लविंग यानी कि हल जोतना। तो इन तीनों में से तो कोई भी ऐसा प्रोसेस नहीं है जो कि हमेशा चलता रहता है, ठीक। सबसे पहले हम जब भी खेत में फसल उगाते हैं तो सबसे पहले टिलिंग प्लफिंग होती है, यानी कि खेत के को जोता जाता है, उसके बाद उसमें बीज डाले जाते हैं, ठीक। उसके बाद उसमें हार्वेस्टिंग होती है, ठीक। मगर एक ऐसा प्रोसेस है जो चलता रहता है, वो कौन सा होता है? हमारा वीडिंग। वीडिंग यानी कि वीड्स को निकालते रहना, यानी कि जो खरपतवार, जो ऐसे अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, वीड्स क्या होते हैं? वीड होते हैं हमारे अनवांटेड प्लांट्स। ये आपने अपने एग्रीकल्चर वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, 6th की एनसीईआरटी में है, ठीक है। अनवांटेड प्लांट्स जो कि हमारे उसमें उग जाते हैं, तो उनको हटाने के लिए वीडिंग प्रोसेस यूज होता है। देखिए अब 6th से भी आ रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो जो बच्चे पूछेंगे ना कि 6th से भी आते हैं क्या सर, 6, 7 से 8 से भी आते हैं, तो हाँ बिल्कुल आ रही है क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर यानी कि कुचालक कौन है? तो देखिए, इलेक्ट्रिसिटी में हम दो चीज़ें पढ़ते हैं, एक तो होता है कंडक्टर, ठीक है, और दूसरा क्या होता है हमारा इंसुलेटर, ठीक है। कंडक्टर क्या होते हैं? कंडक्टर होते हैं यानी कि जिन जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर देते हैं, ठीक है। फ्लो होती है इनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि आपके मेटल्स हो गए, धातुएं हो गई, ठीक। और भी हमारी बॉडी भी एक कंडक्टर ही है, ठीक है।
उसके बाद आते हैं इंसुलेटर्स, यानी कि जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, तो डू नॉट फ्लो। ठीक है, तो इसमें हम देखना है हमें कि इनमें से कौन सा पुअर कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का। टैप वाटर विद सोल्ट डिसोल्व नहीं, बहुत ही अच्छा कंडक्टर होता है। ठीक है, अगर हम पानी में सोल्ट डिसोल्व होते हैं, ठीक है, जो हमारा जो टैप वाटर होता है वो एक बहुत ही अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि उसमें सॉल्ट्स डिसोल्व होते हैं। उसके बाद मिल्क, ठीक है, मिल्क भी कंडक्ट करता है। प्योर वाटर, प्योर वाटर ही एक ऐसा पुअर कंडक्टर है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ना तो सोल्ट्स होते हैं ना आयंस होते हैं। ठीक, तो आप कुछ बच्चे कहेंगे कि सर पानी से तो करंट लगता है, ठीक है, बट वो पानी आपका उसमें मिनरल्स होते हैं, तो वो मिनरल वाटर होता है, वो प्योर वाटर नहीं होता। ये प्योर H2O होता है सिर्फ, इसमें कोई भी मिनरल कंटेंट नहीं होगा। अगर प्योर वाटर है तो वो आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, बट अगर साल्ट वाटर हुआ या फिर मिनरल वाटर हुआ तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फायर caused by burning of oil cannot be extinguished with water. Why is this so? यानी कि ऐसी आग जो कि तेल से लगती है या जो पेट्रोल से लग जाए, ठीक है, तो ऐसी आग को हम पानी से नहीं बुझा सकते। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो पहला हम ऑप्शन ऑप्शन लेते हैं, बिकॉज ऑयल विल डिसॉल्व इन वाटर एंड विल कीप बर्निंग, क्योंकि ऑयल जो है पानी में डिसॉल्व हो जाता है। नहीं, नहीं होता, गलत। Because reaction between oil and water releases so much heat that is sufficient to provide the ignition टेम्परेचर ऑफ ऑयल। ठीक है, क्या क्या रखा है कि जो ऑयल और वाटर के बीच में रिएक्शन होता है वो हीट प्रोड्यूस कर देता है। नहीं, ऑयल और वाटर के बीच में कोई रिएक्शन नहीं होता, ये भी गलत है। बिकॉज ऑयल बीइंग इनसोल्यूबल इन वाटर एंड लाइटर देन वाटर विल फ्लोट ओवर वाटर एंड कीप बर्निंग। क्या कहा है? क्योंकि जो ऑयल होता है वो वाटर से हल्का होता है, उसकी डेंसिटी कम होती है, तो इसलिए वो वाटर की सतह पे तैरता रहता है। आपने देखा होगा जब भी हम पानी में तेल डाल देते हैं तो वो तेल ऊपर तैरता रहेगा। ठीक, वो उसमें डिसोल्व नहीं होगा, इनसोल्यूबल होता है। तेल में कभी पानी मिलता नहीं है, तो वो ऊपर ही तैरता रहेगा और उसमें आग लगी रहेगी। ठीक है, कई बार आपने देखा होगा कि शिप पलट जाते हैं, उनमें आग लग जाती है समुद्र में, तो वहाँ पे आग जलती रहती है। तो इसका आंसर यही होगा। इसके बाद हम देखते हैं, तो अब हम चलते हैं अपने 14 क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? डिफोरेस्टेशन में रिजल्ट इन फ्लड्स बिकॉज ऑफ द रिड्यूस्ड पोरोसिटी ऑफ सोयल। तो डिफोरेस्टेशन से फ्लड्स आ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सोयल की पोरोसिटी कम हो जाती है। देखिए, फ्लड्स का सोयल की पोरोसिटी से कोई लेना देना नहीं होता। ठीक, सोयल की जो क्वालिटी है उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए यही हमारा गलत होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हेन वी से समथिंग इज अ मिथ वी मीन दैट। जब हम बोलते हैं कि कोई चीज मिथ है, मिथ यानी कि कल्पना है या झूठ है, ठीक, तो उसका क्या मतलब होता है? पहला क्वेश्चन है, सम पीपल बिलीव इट बट अदर पीपल डू नॉट। नहीं, इट इज एन एंशिएंट और हिस्टोरिक फैक्ट बट मे नॉट बी ट्रू। ये भी नहीं होगा। द आइडिया इज एसोसिएटेड विद मैजिक और मिस्टीरियस फोर्सेस। नहीं, ये भी नहीं होगा। देयर इज नो साइंटिफिक बेसिस फॉर द बिलीफ। ठीक, यानी कि जब किसी चीज का कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं होता और हम फिर भी उसे मानते हैं, ठीक है, तो उसे हम मिथ कंसीडर करते हैं। ठीक, अब हम चलते हैं अपने 16 क्वेश्चन की तरफ। तो क्या रखा है? कंसीडर अ वेसल फुल ऑफ वाटर placed on a table. Let A, B, C, and be 3 points in the water at depths D, 2D, uh, below the surface of water, respectively. Water exact pressure PA, PB, and PC at point A, B, C, and respectively. Which of the following is true for the given scenario? तो देखिए, प्रेशर से क्वेश्चन आया है, देख के डरना नहीं है, बिल्कुल भी इजी क्वेश्चन है। क्या क्या रखा है? ये मान लीजिए कोई वेसल है, ये हमारा हमने मान लिया ये वेसल हो गया और ये यहाँ तक पानी इसमें भरा हुआ है। ठीक है, तो इसमें 3 पॉइंट दे रखे हैं, पॉइंट ए बी सी। तो मान लेते हैं हम ये हमारा हो गया, मान लीजिए पॉइंट ए, इसको हमने मान लिया पॉइंट ए। इसके बाद पॉइंट बी और पॉइंट सी। ठीक है, जो पॉइंट ए है हमारा वो जो वाटर सरफेस है वहां से डी डेप्थ पे है, यानी कि इसकी जो गहराई है वाटर लेवल से वो है डी। ये भी कुछ भी हो सकती है, ये आपकी 5 सेंटीमीटर भी हो सकती है, 10 सेंटीमीटर भी हो सकती है, आप मान सकते हैं। उसके बाद जो हमारे 2 पॉइंट है बी और सी,
इन दोनों की बी और सी की जो हमारी डेप्थ है वो है 2D। ठीक, बी की भी 2D है और सी की भी कितनी है हमारी 2D है। ठीक है, राइटिंग के लिए थोड़ी क्षमा चाहता हूँ। तो अब देखिए इन पॉइंट्स पे जो वाटर है जो प्रेशर लगाएगा, अब कोई ना कोई, अब मान लीजिए कोई चीज़ डूबी हुई है पानी में तो वो प्रेशर उस पर वाटर लगाता है। ठीक है, ए पॉइंट पे भी कुछ प्रेशर लगेगा, बी पे भी कुछ प्रेशर लगेगा, सी पे भी कुछ प्रेशर लगेगा। ठीक है, तो हमें इसमें से बताना है कि इनमें से कौन सा सिनेरियो सही रहेगा। तो अब देखिए जो वाटर प्रेशर लगाता है वो डिपेंड करता है आपकी डेप्थ के ऊपर, यानी कि गहराई के ऊपर। ठीक है, जितनी ज़्यादा आपकी गहराई होती जाएगी उतना ज़्यादा उसमें प्रेशर लगाता जाएगा। जैसे आप अगर समुद्र में 1 मीटर नीचे जाओ तो आप पे कम प्रेशर लगेगा, अगर आप 10 मीटर जाओ और ज़्यादा लगेगा। ठीक है, बट अगर आप सेम लेवल पे रहो, मान लीजिए आप भी 10 मीटर पे है और आपका फ्रेंड भी 10 मीटर पे ही है, तो आप ये बताइए कि आप दोनों पे प्रेशर कितना लगेगा। ठीक है, आप बी पॉइंट पे है, आपका फ्रेंड सी पॉइंट पे है। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपकी दोनों की डेप्थ सेम है तो सेम ही प्रेशर लगेगा। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि पी बी इक्वल्स क्या होगा, पी सी, यानी कि प्रेशर ऑफ बी, प्रेशर एट पॉइंट बी इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट सी। तो ये हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन नेचर पेट्रोलियम इज फाउंड ट्रैप्ड बिटवीन टू impervious rocks along with the saline water and natural gas. Which of the following is the correct sequence in which these components are found below from bottom to top? क्या रखा है कि जो पेट्रोलियम होता है, ठीक है, वो इम्परवियस रॉक्स के बीच में दबा होता है। ठीक, सेलाइन वाटर और नेचुरल गैस के साथ। ठीक है, तो हमें बताना है कि सेलाइन वाटर, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का करेक्ट सीक्वेंस क्या है बॉटम से टॉप, यानी कि नीचे से लेके और ऊपर उसका क्या होगा। तो देखिए सबसे नीचे क्या होगा आपका, सबसे नीचे होगा आपका सलाइन वाटर मिलता है आपको, ये आपको याद करना है। ठीक है, याद रखना आप ये सलाइन वाटर। उसके बाद ऊपर आता है, इससे ऊपर होती है हमारी पेट्रोलियम। ठीक है, और सबसे ऊपर हमें सबसे पहले मिल जाता है नेचुरल गैस। यानी कि अगर हम ऊपर से जाएंगे तो इसका जो है सीक्वेंस बदल जाएगा। ठीक, इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि बॉटम टू टॉप क्या रखा है या टॉप टू बॉटम क्या रखा है। ठीक है, इसमें कई बच्चे गलती कर जाते हैं। तो जब आप ऊपर से नीचे जाओगे, ठीक है, जब हम ऊपर से समुद्र के, मान लीजिए समुद्र है, ठीक है, तो यहाँ से हम नीचे जा रहे हैं तो पहले सबसे पहले हमें मिलेगी नेचुरल गैस, उसके बाद हमें मिलेगा पेट्रोलियम और उसके बाद हमें मिलेगा सेलाइन वाटर। ठीक है, तो आप इस सीक्वेंस को याद कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स इज नॉट मेलिएबल बट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? इनमें से कौन सा मटेरियल मेलिएबल नहीं है बट एक इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है? बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। तो देखिए हमने पढ़ा होगा 10th में, जो आपका कार्बन एंड कंपाउंड चैप्टर है ये उसी से उठा रखा है। तो जो ग्रेफाइट होता है हमारा, ग्रेफाइट क्या होता है, जैसे जो कि पेंसिल के सिक्के जिससे बनते हैं, पेंसिल में यूज होता है जो कि, ठीक है, ये कार्बन का एलोट्रोप्स है। मैंने आपको बताया था हमारी उसमें वीडियो में, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन आप पढ़ लीजिएगा तो वहाँ से क्वेश्चन आ गया है। तो ग्रेफाइट क्या होता है हमारा, एक गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, मगर ये मेलिएबल नहीं होता। मेलिएबल क्या होता है, मेलिएबल का मतलब होता है कि मान लीजिए आप किसी धातु को पीट रहे हैं, आप किसी भी चीज को पीट रहे हैं, उस पर हथौड़ा मार रहे हैं, तो वो दब जाएगी। ठीक है, वो शीट्स में, थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाएगी, उसकी पत्तियां बन जाएगी, उसकी थिन शीट बन जाएगी उसकी। बट अगर आप ग्रेफाइट को, यानी कि आप पूरी आप पेंसिल को किसी के ऊपर अगर आप हथौड़ा मारेंगे तो क्या वो मेलिएबल होगा, क्या वो थिन शीट में कन्वर्ट होगा या चूरा चूरा हो जाएगा उसका? ठीक है, वो टूट जाएगा, वो मेलिएबल नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ चाइल्ड बोर्न इन 2010 विल नॉट रिसीव अ वैक्सीन फॉर डैश एज अ पार्ट ऑफ चाइल्डहुड प्रोग्राम, चाइल्डहुड वैक्सीनेशन प्रोग्राम। ठीक है, तो देखिए जो 2010 में अगर कोई बच्चा पैदा हुआ है, ठीक है, तो उसको कौन सी वैक्सीन नहीं मिलेगी? ठीक है, तो उसको स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन नहीं मिलेगी। ठीक है, बाकी सभी की वैक्सीन लगती है अभी भी, बट स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन नहीं लगेगी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 20 है, yes. A ball is rolled under the following different scenarios with the same speed under the same conditions. तो देखिए एक बॉल है, ठीक है, उसे फेंका गया है, ठीक, फ्लोर पे,
सेम स्पीड से और सेम कंडीशन पे। देखिए अब कहाँ फेंका गया है वो देखिए। अब मार्बल फ्लोर कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ सैंड। ठीक है, मान लीजिए आपके आपके घर में मार्बल का फ्लोर है और उस पे रेत की परतें, रेत आपने डाला हुआ है बहुत सारा। ठीक है, अगर आप इस पे बॉल फेंकते हो, ठीक है, तो उस सिचुएशन को आप अपने दिमाग में रखिए। ठीक है, अब मार्बल फ्लोर, सिर्फ मार्बल का फ्लोर है एकदम, ये ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ हो गया, मार्बल का फ्लोर एकदम सीधा होगा। अब वेट मार्बल फ्लोर, यानी कि मार्बल का फ्लोर है मगर उसके ऊपर वाटर है। ठीक है, पानी गिरा हुआ है। ठीक, अब मार्बल फ्लोर कवर्ड विद न्यूज़पेपर। ठीक है, एक मार्बल फ्लोर है जिसके ऊपर आपने अखबार बिछा रखे हैं। ठीक है, तो अब हमें बताना है इन विच केस विल द बॉल ट्रेवल द लॉन्गेस्ट। यानी कि अगर आप इन सभी पे बॉल फेंकेंगे तो आप बताएंगे कि किस में सबसे ज्यादा जो बॉल है वो सबसे ज्यादा दूरी तक जाएगी। तो पहले हम देखते हैं, अगर आप रेत पे डालोगे तो क्या वो ज्यादा दूर तक जा पाएगी? नहीं जा पाएगी, क्योंकि यहाँ पे आपको फ्रिक्शन लग जाएगा। ठीक है, रेत में फ्रिक्शन ज्यादा होता है। ये क्वेश्चन आपका फ्रिक्शन से रिलेटेड है। आपको बस सिंपल ये देखना है कि फ्रिक्शन सबसे कम किस में होगा। फ्रिक्शन वो फोर्स होता है हमारा जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, अगर हम उस पर फोर्स लगाते हैं तो अपोजिट फोर्स, जैसे मान लीजिए मैंने ऐसा फोर्स लगाया है, ठीक है, तो जो सरफेस होगा वो अपोजिट फोर्स लगाएगा, तो इसी को हम बोलते हैं फ्रिक्शन। ठीक है, तो सबसे कम फ्रिक्शन किस पे होगा? सबसे कम फ्रिक्शन होगा वेट मार्बल फ्लोर पे, यानी कि एक गीले मार्बल के फ्लोर पे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा दूर भी किस पे ट्रेवल करेगी वो? इसी पे, यानी कि गीले मार्बल के फ्लोर पे। अगर आप खुद भी उस पे चले जाओगे तो आप भी बहुत ज्यादा दूर तक ट्रेवल करोगे। करके देख लेना, करना मत भैया, गिर जाओगे। अभी आगे हम देखते हैं 21 क्वेश्चन हमारा। अ प्लांट स्पीशीज इज कॉल्ड एंडेमिक टू एन एरिया इफ इट इज। एक प्लांट स्पीशीज को हम किसी एरिया की एंडेमिक, यानी कि एंडेमिक, ऐसे एंडेमिक का मतलब होता है कि उसी प्रांतीय, उसी क्षेत्र की, कब हम बोलते हैं? तो अ स्पीशीज दैट ओकर्स नेचुरली इन दैट एरिया। ठीक है, एंडेमिक ये आपका वोकेबलरी में भी आ सकता है कई बार। एंडेमिक का मतलब होता है प्रांतीय, यानी कि जब कोई स्पीशीज उस एरिया में नेचुरली पाई जाए तो उसे हम बोलते हैं वहाँ की एंडेमिक स्पीशीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, two sources S1 and S2 produce sound waves of frequency F1 and F2 underwater. Then these waves travel from the water to air under the same conditions. Let F3 and F4 be the frequencies of the waves from sources S1 and S2 in air respectively. Which of the following is correct in this scenario? तो आपको देखने में बहुत मुश्किल लग रहा होगा ये क्वेश्चन कुछ बच्चों को, ठीक है, कुछ को आसान भी लग रहा होगा। तो इसे हम करते हैं। देखिए, दो सोर्स है S1 एंड S2 अंडर वाटर। मान लीजिए ये आपका वाटर सरफेस है और यहाँ पे कोई एक S1 सरफेस है और यहाँ पे ये कोई दूसरा S2 सोर्स है। ठीक, तो यहाँ से साउंड वेव्स निकल रही है, ठीक है, जिनकी फ्रीक्वेंसी इसकी F1 है और इसकी क्या है, F2 है रिस्पेक्टिवली। ठीक, इसके बाद जब ये साउंड वेव्स वाटर से बाहर निकलेगी, ठीक है, एयर में, तब भी इनकी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी। तब की जो हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है वो दे रखी है यहाँ पे F3। ठीक है, और इसकी क्या दे रखी है, F4। तो हमें बताना है कि इनमें से इन सब कौन सा करेक्ट सिनेरियो होगा। तो देखिए फ्रीक्वेंसी पे जो फ्रीक्वेंसी होगी वो सेम रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भले ही इसका मीडियम चेंज हो जाए। तो इसमें जो होगा F3, ये जो F3 है, ठीक, ये F1 के बराबर रहेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों सेम सोर्स से निकले थे, इट मीन्स F1 इक्वल्स F3, ये एक हमारा केस होगा। उसके बाद F2 इक्वल्स F4, ये हमारा एक केस होगा। ठीक, उसके बाद F4 इक्वल्स 2F3। ठीक, ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि F1 जो था, सॉरी जो F2 था वो 2F1 के बराबर था, तो इसीलिए जो इसके बाद की भी फ्रीक्वेंसी होगी, यानी कि जो F4 होगा, ठीक, ये F4 ये दोगुना होगा, ये इसके दोगुने के बराबर होगा F3 के, तो यानी कि इट मीन्स F4 इक्वल्स 2F3। ठीक है, तो ये हमारे तीन केस बनेंगे। अब ये तीन केसेस आप देख लीजिए, इनमें से किस उसमें है, ऑप्शन में है, तो ये रहा आपका आंसर। ठीक है, तो फोर्थ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है
Rich growth of algae in a pond kills almost all other life form in the pond. जब भी किसी तालाब में किसी पोंड में एल्गी यानी कि काई जब ज्यादा मात्रा में हो जाती है तो बाकी जितने भी लाइफ फॉर्म है बाकी जितने भी ऑर्गेनिजम्स है उनकी मौत होना शुरू हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो देखिए जो एल्गी होती है वो हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम करती है। ठीक, इस वजह से क्या होता है कि ऑक्सीजन जो वाटर में ऑक्सीजन का लेवल है वो कम हो जाता है दूसरे जो ऑर्गेनिजम्स है उनके लिए। ठीक, तो कंज्यूमिंग हाई अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन एंड क्रिएटिंग हाइपोक्सिक कंडीशंस। हाइपोक्सिक मींस जहाँ पे सांस ना आ सके। ठीक है, ऐसी कंडीशन जहाँ पे ऑक्सीजन की लेवल मात्रा बहुत कम हो। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल इज यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ सम मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका कोक। तो जो कोल का जो कोक मटेरियल ये जो कोक प्रोडक्ट होता है हमारा, ठीक, ये काम में आता है कुछ अदर मेटल्स के ओर से उन्हें एक्सट्रैक्ट करने में। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? कोक। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मार्बल कैंसर। तो मार्बल कैंसर किसे कहा जाता है? तो मार्बल कैंसर का मतलब होता है कि जब जो मार्बल होता है हमारा, ठीक, उस पे छोटे छोटे गड्ढे बनने लग जाए, छोटे छोटे होल्स बनने लग जाए, उसका डीके होने लग जाए। तो फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल पिट्स, फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल पिट्स और होल्स ऑन मार्बल सरफेस इज कॉल्ड मार्बल कैंसर। तो आपका सेकंड आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टेलेशंस लुक लाइक अ डिस्टोर्टेड डब्ल्यू और एम। तो डब्ल्यू और एम की तरह इनमें से कौन सा कॉन्स्टेलेशन दिखता है? तो देखिए आपका यूनिवर्स से क्वेश्चन आ गया है। ठीक, तो कैसियोपिया, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो ये कॉन्स्टेलेशन है कैसियोपिया, ये एक डब्ल्यू या अगर आप उल्टा तरह से देखेंगे तो एम की तरह आपको ये दिखाई देगा। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ विच नॉन मेटल इज यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक। तो किस नॉन मेटल का एल्कोहलिक सॉल्यूशन एंटीसेप्टिक की तरह यूज में आता है? तो आपको याद होगा एंटीसेप्टिक की तरह कौन यूज में आता है? आयोडीन यूज में आता है। ठीक है, आयोडीन को हम एज ए एंटीसेप्टिक यूज कर सकते हैं इसका जो एल्कोहलिक सॉल्यूशन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? आयोडीन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो हमें बताने में करेक्ट कौन सा है? द इनरमोस्ट जोन ऑफ कैंडल फ्लेम इज द जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन एंड इज मॉडरेटली हॉट। तो जो सबसे बीच वाला जो कैंडल का फ्लेम का जो जोन होता है जब कैंडल जलती है, ठीक है, तो ये मान लीजिए ये आपकी कैंडल है, ठीक है, और इसमें ऐसे ये जल रही है, ठीक है, इसकी जो फ्लेम है। तो जो इनर मोस्ट ये जो पार्ट होता है क्या ये मॉडरेट हॉट होता है? तो नहीं, ये आपके सबसे लोएस्ट टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। इसके बाद आउटर मोस्ट जोन ऑफ ए कैंडल फ्लेम इज लुमिनस एंड द होटेस्ट। ठीक है, जो आउटर मोस्ट जोन होता है क्या वो सबसे ज्यादा लुमिनस होता है? तो लुमिनस तो नहीं होता, आउटर मोस्ट होटेस्ट होता है बट लुमिनस नहीं होता। तो ये भी नहीं होगा आपका, ये भी करेक्ट है। ये ओ सॉरी, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा आपका। इसके बाद हम चलते हैं थर्ड पे। द मिडल जोन ऑफ द कैंडल फ्लेम इज ब्लैक एंड इज द लीस्ट हॉट। तो क्या मिडिल जोन होता है? यानी कि देखिए तीन जोन होते हैं यहाँ पे, तो ये मिडिल जोन होता है क्या ये ब्लैक होता है? नहीं, ब्लैक जो होता है आपका वो इनर मोस्ट पार्ट होता है। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा आपका। द आउटर मोस्ट जोन ऑफ द कैंडल फ्लेम इज द जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन एंड इज द हॉटेस्ट। तो अब क्या रखा है कि जो आउटर मोस्ट जोन होता है कैंडल का यानी कि ये वाला, यहाँ पे कंप्लीट कंबशन होता है और यही सबसे ज्यादा गर्म होता है। तो यही करेक्ट होता है आपका, क्योंकि सबसे ज्यादा जो गर्मी होती है वो आउटर मोस्ट फ्लेम के आउटर मोस्ट पार्ट में ही होती है और यहीं पे इसका कंप्लीट कंबशन भी होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यू आर गिवन थ्री मेटल्स ए बी एंड सी। आपको तीन मेटल दिए गए हैं ए बी और सी। एक्वियस सॉल्यूशंस ऑफ देयर सॉल्ट ASO4, DSO4 and CSO4 are kept in three separate beakers. When these metals are reacted with these base with this salt solution one by one, it was observed that A reacts with both BSO4 and CSO4
जो ए होता है हमारा, जो ए मेटल है, ठीक है, वो BSO4 और CSO4 दोनों के साथ रिएक्ट कर जाता है। जो सी है वो सिर्फ BSO4 के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ द थ्री मेटल्स। तो देखिए आपका रिएक्टिविटी सीरीज से ये सीधा क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, तो आपको इससे डरना नहीं है। तो देखिए आपके तीन मेटल्स हैं, ठीक, ए, बी और सी, ये तीन मेटल आपको दे रखे हैं। तो जो ए है वो BSO4 और CSO4 दोनों के सॉल्यूशंस के साथ रिएक्ट कर जाता है, यानी कि BSO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है, CSO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो देखिए जब भी कोई मेटल किसी दूसरे मेटल के सोल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कर जाए, इट मीन्स क्या होता है कि ये वाला जो मेटल है ये इनसे ज्यादा पावरफुल ये वाला मेटल है ए। ठीक है, क्योंकि ये इनके सोल्ट सॉल्यूशन में से इनको डिस्प्लेस करके और खुद जाके वहां पे बैठ जाएगा। ठीक है, तो पावरफुल कौन हो जाएगा, ए सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो गया। सी और सी के साथ भी करें तो सी से, यानी कि ए तो सबसे ज्यादा है, ए सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो गया, हमें ऐसा पता चल गया है। उसके बाद जो सी है वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, बी के साथ, यानी कि सी जो है वो बी से ज़्यादा पावरफुल है। तो इट मीन सबसे ज़्यादा कौन हुआ, ए, फिर उससे ज़्यादा उससे कम कौन हुआ, सी, फिर उससे कम कौन होगा आपका, बी। क्योंकि सी जो है, ऐसा क्यों लिखा हमने, सी जो है वो BSO4 को तो कर रहा है मगर ए के सॉल्यूशन को वो नहीं हटा पा रहा है, ए को उसके सॉल्यूशन में से नहीं हटा पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ए सबसे मोस्ट रिएक्टिव है, फिर सी आएगा, फिर बी आएगा। तो आपका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेकंड। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, फोर ऑब्जेक्ट्स A, B, C and D makes 400, 300, 20, 120 and 100 oscillations in 10 seconds, 16 seconds, 8 सेकेंड एंड 10 सेकेंड। तो इनमें से सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो देखिए इसका सिंपल सा रूल है, आप 400 को क्या कीजिए, आप 400 को 10 से डिवाइड कर दीजिए, आपकी फ्रीक्वेंसी निकल के आ जाएगी। ठीक है, ये ए के लिए है, ए की इतनी हो जाएगी आपकी, कितना आ गया आपका 40 आ गया। तो ए की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 40। इसके बाद जो बी की है हमारी, वो हो जाएगी हमारी 320 की। 320 को आप 16 से डिवाइड कर दीजिए, जो हमारे ऑसिलेशन होते हैं उसको फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करके हमारी वो निकल जाएगी। तो 320 को हमने किससे डिवाइड किया, 16 से डिवाइड किया, तो आ गया आपका कितना, 20। ठीक, ये ए का हो गया, ये बी का हो गया। अब हम कर लेते हैं सी के लिए। तो सी की जो हमारी है वो है 120 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, तो इससे अगर हम 8 को करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 15। ठीक है, तो सी का हो गया कितना, 15। अब हम कर लेते हैं डी की। तो डी की जो है हमारी वो हो गई 100 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी आपकी, 10। ठीक, तो अब आप बताइए कि इनमें से सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में दिख रही है 40 है, तो यानी कि ए की सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो ये हमारा इसमें आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा सभी के सभी क्वेश्चंस। सो ये हो गए हमारे साइंस के 30 क्वेश्चंस। तो बाकी 30 to 60 जो क्वेश्चंस है वो आपको वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएंगे। ठीक, वो वीडियो भी जल्दी अपलोड हो जाएगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के पास इसे शेयर कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले ऐसी और वीडियोज़ आपके पास लाने के लिए। धन्यवाद।